नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रस्तावना से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। यह प्रश्न एक प्रकार से ऐसे होते हैं जो हमें हर एक परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संप्रभुता का स्रोत क्या है? भारतीय संप्रभुता, या क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय लोक प्रभुता। संप्रभुता की जगह एक और शब्द वह हमसे पूछ सकता है, लोक प्रभुता। क्या पूछ सकता है? लोक प्रभुता। भारतीय लोक प्रभुता का स्रोत क्या है? तो मेरे भाई, हमारी प्रस्तावना में जिस तरीके से पहली ही शब्दावली है कि हम भारत के लोग, क्या है? हम भारत के लोग। क्या चीज है? हम भारत के लोग। यानी लोक प्रभुता या संप्रभुता का अर्थ होता है किसी देश में जनता का स्वामित्व होना, जनता का मालिक होना। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑप्शन हमारा सही रहेगा, हम भारत के लोग। लोक प्रभुता का अर्थ क्या हुआ? हम भारत के लोग, यानी जनता का स्वामित्व होना। आइए व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, संप्रभुता या लोक प्रभुता का अर्थ होता है जनता का स्वामित्व, यानी जनता ही स्वामी है। जनता का स्वामित्व होना यानी जनता ही स्वामी है। किसी देश के अंदर संप्रभुता है तो इट मीन्स हम कहेंगे कि उस देश में जनता ही एक तरीके से क्या है? मालिक है। जनता ही एक तरीके से स्वामी है। दूसरा कथन दिया है हमें, भारतीय प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग शब्दावली से होती है, जिसके कारण भारतीय संविधान में संप्रभुता का भाव प्रकट होता है। क्या कहा है? जैसे कि हमारी प्रस्तावना में जो हमारी पहली ही शब्दावली है वह किससे स्टार्ट होती है? हम भारत के लोगों से स्टार्ट होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में संप्रभुता का भाव प्रकट होता है, संप्रभुता का भाव हमें देखने को मिलता है। आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? तो हमारा जो भारतीय संविधान बना था वह कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था मेरे भाई। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को बना था। ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर 49 सी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही रहेगा? बी सही रहेगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या हुआ था? संविधान बना था। आगे बात करते हैं, व्याख्या देखेंगे इसकी। भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को 4 प्रावधान लागू किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान लागू किया गया था वह पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। क्या यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, इस दिन पूर्णतः लागू नहीं हुआ था। मैं लिखूं यहाँ पे तो पूर्णतः लागू नहीं हुआ था। हमारा जो संविधान है वह पूर्णतः लागू नहीं हुआ था, केवल कुछ प्रावधान ही इन दिनों लागू किए गए थे संविधान में। वह 4 प्रावधान कौन कौन से थे? पहला था हमारा नागरिकता, ठीक है, दूसरा चुनाव, और तीसरा था संक्रमणकालीन, और चौथा हमारा जो तत्व था वह था अंतरिम संसद। यानी 26 नवंबर 1949 को 4 प्रावधान लागू किए गए थे। वह कौन कौन से थे? नागरिकता, चुनाव, संक्रमणकालीन और अंतरिम संसद। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? यानी यहां पर बात की है पूर्णतः लागू होने की। किसकी बात की है? पूर्णतः लागू होने की। पूर्णतः लागू होने की बात की है तो पूर्णतः जो लागू हुआ था कब हुआ था? 26 जनवरी। कब हुआ था मेरे भाई? 26 जनवरी 1950 में हमारा जो संविधान है वह पूर्णतः लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। यानी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, विक्रम संवत या हिंदी कैलेंडर के अनुसार संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? क्या प्रश्न है? विक्रम संवत या हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था उसकी तिथि क्या है? तो उसकी तिथि थी हमारी भाई मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी।
इस चीज को आप याद रखेंगे। क्या थी वह? हिंदी कैलेंडर के अनुसार तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। क्या कहा है? भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। हमारा जो भारत की प्रस्तावना है उसकी शुरुआत होती है हमारी हम भारत के लोगों से। किससे होती है? हम भारत के लोगों से होती है। यानी ऑप्शंस की बात करें तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का दर्शन किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का दर्शन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस की ओर देखते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र को एक तरीके से बिल्कुल कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष को भी कहा जाता है। लोक प्रभुता को भी कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं एक करेक्ट आंसर की बात करूं इस ऑप्शंस में से, तो हमारा जो एकदम करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्रस्तावना रहेगा। कौन सा रहेगा मेरे भाई? प्रस्तावना रहेगा, क्योंकि प्रस्तावना के अंतर्गत ये तीनों चीजें उपस्थित हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत ये हमारी तीनों चीजें उपस्थित हैं। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और लोक प्रभुता, ये तीनों चीजों का वर्णन हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत रहता है। तो इस प्रकार हमारे छठवें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कौन सा सही रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रस्तावना में उपस्थित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? हमारी जो भारतीय प्रस्तावना है उसमें एक शब्द उपस्थित है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या शब्द उपस्थित है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका अर्थ होता है कि जो हमारा देश है उसके आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई अन्य देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या? जो हमारा देश है भारत, उसके आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई भी दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी वह देश जो अपने आंतरिक और ये बाह्य है, आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। बिल्कुल सही बात है। यानी एक ऐसे देश से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में एक स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। वह देश जो किसी दूसरे देश पर निर्भर हो? बिल्कुल नहीं। वह देश जो अपनी आर्थिक नीतियों में स्वतंत्र निर्णय ले सके? जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है। वह देश जो अपनी आर्थिक नीतियों में स्वतंत्र निर्णय ले सके, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इट मीन्स अगर हम बात करें वह देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, वह देश जो अपनी आर्थिक नीतियों में स्वतंत्र निर्णय ले सके, यह किसके अंतर्गत आ जाता है? हमारे पहले ही ऑप्शंस के अंतर्गत आ जाता है। हमारे पहले ही ऑप्शंस के अंतर्गत आ जाता है। तो इट मीन्स हम सबसे ज्यादा वरीयता देंगे किस ऑप्शंस को देंगे? पहले वाले को देंगे। यानी वह देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्या कहा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। यानी एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। देखेंगे आंतरिक मामले कौन कौन से हो सकते हैं। तो मेरे भाई आंतरिक मामले जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, कोई दूसरा देश आकर हस्तक्षेप नहीं करेगा हमारे राजनीतिक व्यवस्था में। आर्थिक नीतियों में कोई दूसरा देश आकर हस्तक्षेप नहीं करेगा। और तीसरा है सामाजिक व्यवस्था में, कोई हमें ये नहीं बताएगा कि आपकी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की है या इस प्रकार की है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाह्य मामलों की बात करें तो बाह्य मामलों में विदेश नीति, यानी कोई हमें बाध्य नहीं करेगा कि हम रशिया का साथ दे रहे हैं, ठीक है, या कोई हमें बाध्य नहीं करेगा कि आप रशिया का साथ इस तरीके से मत दो, ठीक है, ये सब कारकों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय समाजवाद या प्रस्तावना के समाजवाद का अर्थ क्या है? भारतीय समाजवाद या प्रस्तावना के समाजवाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमारे, आय की समानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना, क्या है? आय की असमानता को कम करना। दूसरा है जीवन स्तर की असमानता को बढ़ावा देना।
और तीसरा है मजदूर और वंचित वर्ग के कल्याण को बढ़ावा देना, यह सभी। तो देखिए मेरे भाई, हमारा जो समाजवाद है, हमारे भारतीय समाजवाद का एक तत्व है कि आय की असमानता को कम करना। यानी कुछ लोग हमारे भारत में बहुत अधिक रुपए कमाते हैं, कुछ बहुत निम्न रुपए कमाते हैं, तो इट मीन्स उन सबको बैलेंस करना, जी ये जो असमानता है उसको बराबर करना ही क्या है, हमारे भारतीय समाजवाद का उद्देश्य है। क्या है हमारे भारतीय समाजवाद का उद्देश्य? ऑप्शंस की बात करें तो ए हमारा करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? आय की असमानता को कम करना। समाजवाद के निम्न तत्व भी हो सकते हैं, जैसे व्याख्या देखें इसकी, तो डीएस नकारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय समाजवाद की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित तत्व बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से तत्व बताए हैं? पहला तत्व उन्होंने बताया है कि आय की असमानता को कम करना, यानी वही बात है कि कुछ लोग अधिक रुपए कमा रहे हैं और कुछ बहुत निम्न रुपए कमा रहे हैं, तो इनकी जो आय है उनको एक तरीके से समान करना, ये जो असमानता है उसको कम करना। ठीक है, समान करना एक तरीके से मैं कहूं तो। दूसरा है हमारा जीवन स्तर की असमानता को कम करना, यानी एक तरीके से हम कहें तो एक व्यक्ति जो है बहुत आलीशान घर में रह रहा है और कुछ लोग एक झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, तो इस असमानता को एक तरीके से कम करना, ये भी समाजवाद का एक उद्देश्य है। तीसरा है शोषण की समाप्ति। शोषण की समाप्ति यानी जो निम्न प्रकार के लोग हैं, जो एक तरीके से जिनकी आय निम्न है, ठीक है, और बहुत सारी चीजों का उन्हें सामना करना पड़ता है, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारियों का, तो इस प्रकार से उनका क्या होता है, एक तरीके से शोषण होता रहता है। तो इस चीजों को कम करना, समान करना एक तरीके से, ठीक है, इसकी समाप्ति कर देना ही समाजवाद का क्या है, उद्देश्य है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो मेरे भाई पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि हमारे जो राज्य है उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी राज्य हमें बाध्य नहीं करेगा कि आप इस धर्म को अपनाइए, ठीक है, या हमें ऐसे बाध्य नहीं करेगा कि आप इस धर्म को छोड़कर इस धर्म में आ जाइए। ठीक है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या? राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी सभी लोग एक तरीके से स्वतंत्र रहेंगे अपने अपने धर्म को मानने के लिए। राज्य उन्हें बाध्य नहीं करेगा कि आप इस धर्म को मानिए, इसको मत मानिए। ठीक है, राज्य अपनी नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, भेदभाव ना करे। सभी धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, बिल्कुल सही है, हमारा ए भी सही है, बी भी सही है और सी वाला भी सही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे ऑप्शंस तीनों सही हैं, तो यानी सभी। एक बार फिर से देखते हैं, राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है हमारे जो राज्य है उसका कोई राजकीय धर्म ना हो, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, बिल्कुल सही बात है, सभी धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, जी बिल्कुल, सभी जो भी धर्म के मानने वाले हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, उनसे एक तरीके से छीना नहीं जाए उनके धर्म को। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्याख्या देखते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। ठीक है, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, राज्य सभी धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, यानी जो हमारा राज्य है वह सभी धर्म के अनुयायियों को स्वतंत्रता प्राप्त करेगा अपने धर्म को मानने के लिए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या कहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्या है, हमारा राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, वह क्या कहता है, सभी धर्मों को एक तरीके से समान दृष्टि से देखता है और सभी धर्मों को मानने की इजाजत देता है नागरिकों को। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है बल्कि सभी धर्मों को समानता प्रदान करता है और सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे धर्म निरपेक्ष या हम इसे कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, पंथ निरपेक्ष भी इसे कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा मेजर अंतर है इन दोनों में,
लेकिन हम इसे पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रस्तावना में उपस्थित शब्द लोकतंत्र का अर्थ क्या है? भारतीय प्रस्तावना में उपस्थित शब्द लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो मेरे भाई लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हमसे जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। क्या कहा है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कहा है शासन का संचालन निश्चित व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। शासन का संचालन मनमाना होना, बिल्कुल नहीं। यह सभी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? केवल इसमें से ए सही रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं लोकतंत्र के अर्थ की, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, यानी जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन है लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। क्या है? जनता का शासन। ठीक है। लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, यानी जनता को लोकतंत्र में सर्वोच्च माना जाता है। हम इंडियंस हैं और इंडिया में क्या है? इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। किसके आधार पर? वोटिंग के आधार पर। जब हम अपना प्रतिनिधि खुद चुनेंगे, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हम अपने ऊपर शासन कराने के लिए कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं। हम अपने ऊपर शासन कराने के लिए कुछ व्यक्तियों को चुनते हैं। तो इट मीन्स शासन कौन करा रहा है? हम ही लोग करा रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च माना जाता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। मैं आपको बता दूं, कई बार यही भी पूछने को आ जाता है कि यह जो कथन है यह किसने कहा था? यह कथन लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था, यह कथन कहा था हमारे अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन जी ने कहा था। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था ये कथन। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को आप। कई बार एग्जाम में पूछने के लिए आ जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, इस कथन की शब्दावली निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की थी? तो किसने की थी? अब्राहम लिंकन साहब ने की थी। किसने की थी? अब्राहम लिंकन साहब ने की थी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लोकतंत्र का एक तत्व है, भारतीय लोकतंत्र का एक तत्व है विधायिका और कार्यपालिका का आपस में जुड़ा होना, विधायिका और कार्यपालिका का आपस में जुड़ा नहीं होना, नामात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का एक होना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मेरे भाई, लोकतंत्र हमारे देश में, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, लेकिन जो हमारे देश में जो लोकतंत्र अपनाया गया है वह ब्रिटेन का अपनाया गया है। एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो हमारे देश में जो लोकतंत्र अपनाया गया है वह किस देश से अपनाया गया है? ब्रिटेन से अपनाया गया है। किससे अपनाया गया है? ब्रिटेन के लोकतंत्र को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारी विधायिका और कार्यपालिका एक रहती है। विधायिका और कार्यपालिका हमारी आपस में जुड़ी हुई रहती है। जबकि हम अमेरिका के लोकतंत्र को देखें तो वहां विधायिका भी अलग रहती है और कार्यपालिका भी अलग रहती है। विधायिका भी अलग रहती है और कार्यपालिका भी अलग रहती है। ऑप्शंस की बात करूं तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, तो नामात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का एक होना। हमारे यहाँ पर नामात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों ही अलग हैं। ठीक है, नामात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य है हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं जो नामात्र की कार्यपालिका है वह कौन है? नाम मात्र की कार्यपालिका हमारे यहाँ पे कौन है? हमारे यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। कौन है? राष्ट्रपति जी। और वास्तविक कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। वास्तविक कार्यपालिका
वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका है हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश में प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक। यानी अगर हम यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां क्या है, जो हमारी कार्यपालिका और नामात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका वहां पर एक ही है, यानी राष्ट्रपति ही एक तरीके से कौन है, नामात्र की कार्यपालिका है वहां पर, नाममात्र की, और वास्तविक कार्यपालिका भी वही है, ठीक है। तो ऑप्शंस की बात करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं, भारतीय प्रस्तावना में उपस्थित शब्द गणराज्य का अर्थ क्या होता है? मेरे भाई हमारी प्रस्तावना में एक शब्द निहित है, गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है कि राज्य का जो प्रमुख है वह वंशानुगत रूप से नहीं होगा, वह जनता के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। क्या? जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो, बिल्कुल सही बात है। जहां राज्य का जो प्रमुख है वह वंशानुगत ना हो, जहां जनता का शासन हो, किसी निश्चित धर्म का होना, एकता और अखंडता, ये सब नहीं है, ठीक है। क्या हमारा आंसर सही रहेगा इसका? जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो, यानी वंशानुगत ना हो, यानी एक तरीके से अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो देखिए ब्रिटेन भी एक तरीके से हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक है, ठीक है। और क्या वह गणराज्य है? तो गणराज्य की बात आए तो गणराज्य नहीं है वह, क्योंकि वहां पर जो राष्ट्रपति है वह वंशानुगत है। जो वहां का एक तरीके से मैं बात करूं, जो रानी है वो वंशानुगत है, यानी एक तरीके से वंश के अनुसार वहां के जो राजा रानी है वह बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह जनता, एक तरीके से मैं कहूँ तो यानी जनता ही कहेंगे, यानी संसद के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो एक तरीके से संसद के द्वारा चुने जाते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। जबकि वहां पर डिसाइड रहता है पहले से ही कि इस ब्रिटेन में कि क्या चीज, कि जो राज्य का जो प्रमुख रहेगा वह हमारे ही कुल का रहेगा, ठीक है। तो इसका शब्द क्या अर्थ क्या होगा? जहां जनता का प्रमुख वंशानुगत ना हो। आइए एक्सप्लेनेशन की ओर नजर डालते हैं। गणराज्य शब्द से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत न हो, बल्कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित हो, जनता के द्वारा निर्वाचित हो, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक व गणराज्य देश है, जबकि ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन हमारा लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन गणराज्य वह नहीं है, गणराज्य वह नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व प्रस्तावना में उपस्थित शासन के उद्देश्य का एक स्वरूप है? हमारी प्रस्तावना में कौन सा एक ऐसा तत्व है जो शासन के उद्देश्य का एक स्वरूप है? तो मेरे भाई हमारी प्रस्तावना में जो शासन के स्वरूप का एक उद्देश्य दिया है वह है हमारा न्याय। वैसे तो कई उद्देश्य दिए हैं शासन के स्वरूप के, लेकिन न्याय जो है हमारे शासन के उद्देश्य का एक स्वरूप है। आइए एक्सप्लेनेशन की ओर नजर डालते हैं। प्रस्तावना में शासन के उद्देश्य, कितने उद्देश्य बताए हैं शासन के? तो मेरे भाई 6 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है न्याय। क्या है? न्याय। किस प्रकार का? सामाजिक न्याय दिलाया जाएगा अपने नागरिकों को, आर्थिक न्याय दिलाया जाएगा और राजनीतिक भी एक तरीके से न्याय दिलाया जाएगा। दूसरी फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर है हमारा स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की स्वतंत्रता होगी और धर्म की भी स्वतंत्रता होगी और उपासना की भी स्वतंत्रता होगी। बात करें तीसरे फैक्टर की, समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता भी नागरिकों को दी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं चौथे फैक्टर की, व्यक्ति की गरिमा, यानी गरिमापूर्ण जीवन व्यक्तियों को एक तरीके से मैं कहूं तो प्रदान किया जाएगा। पांचवा फैक्टर है एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। और छठा फैक्टर है हमारा बंधुता। क्या चीज? बंधुता। तो न्याय के स्वरूप एक तरीके से शासन के उद्देश्य के स्वरूप कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता और बंधुता, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? प्रस्तावना
भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे भाई ये जो कथन हमारा कहा गया था वह कहा गया था के.एम. मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री घोषित किया गया है। किसकी? संविधान की। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसके द्वारा कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसके द्वारा कहा गया है? तो मेरे भाई प्रस्तावना को जो संविधान की कुंजी कहा गया है वो न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार कहा गया है। किसके अनुसार कहा गया है? न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर के अनुसार प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी कहा गया है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा कहा गया है वह ठाकुर दास भार्गव के अनुसार कहा गया है। किसके अनुसार कहा गया है? ठाकुर दास भार्गव के अनुसार कहा गया है। आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया है? तो प्रस्तावना को संविधान का जो परिचय पत्र कहा गया है वह हमारा कहा गया है नैनी पलखी वाले के अनुसार। जो नैनी पलखी वाले एक विद्वान थे, उनके अनुसार क्या कहा गया था? संविधान का परिचय पत्र कहा गया था प्रस्तावना को। किसके द्वारा? नैनी पलखी वाले के अनुसार, नैनी पलखी वाला के अनुसार। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संविधान लागू हुआ था तब से अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो मेरे भाई जब संविधान लागू हुआ था तब से अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब? कितनी बार हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और कौन सा संशोधन था? 42वां। तो वही बात अगले क्वेश्चन में की है। 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे। तो 42वें संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और एकता। यानी एकता हमारे संविधान में पहले से ही निहित था, उपस्थित था। एक और शब्द जोड़ा गया था नया, अखंडता। कौन सा? अखंडता जोड़ा गया था। तो ऑप्शंस की बात करूं तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा सही रहेगा? हमारा डी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी अगर बात करें तो प्रस्तावना में 42वें संशोधन के अनुसार कितने शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और एकता, सभी। यानी एक तरीके से आंसर कौन सा सही रहेगा? सभी हमारा करेक्ट रहेगा। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन दिया है हमारा, संविधान जब से बना है प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, वह कौन सा था? 42वां संशोधन था। कौन सा था? 42वां संशोधन था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। ठीक है, तो 42वें संशोधन 1976 के कारण प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और एकता। ठीक है, 1976 से पहले, यानी मैं बात करूं 1976 से पहले जो संविधान में शब्द उपस्थित थे, यानी मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950 में जो शब्द उपस्थित थे वह कौन कौन से थे? वह थे हमारे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और एकता। यानी ये वाले शब्द हमारे संविधान में 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, कब सम्मिलित हुए? ये 42वें संशोधन के कारण। ठीक है, 1976 में सम्मिलित हुए। कब सम्मिलित हुए थे? 1976 में सम्मिलित हुए थे। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो प्रस्तावना से बार बार पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।